हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैग एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नर की। लेकिन उसके पहले हम लोग कवर करते हैं कुछ चीज़ों को। उसके पहले हम कवर करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे रिमूव किया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कैग, और उसके बाद हम लोग गवर्नर की तरफ मूव करेंगे। गुड मॉर्निंग चंद्रेश, विशाल, सौरभ, अजेंद्र, राणा, कोमल, नितिन, अरविंद, आयुष, अनुराधा, रोहन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कल हम लोगों ने देखा था थर्ड जजेस केस तक देखा था। थर्ड जजेस केस के बाद क्या होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए 5 जजों का एक कॉलेजियम होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 क्या होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और साथ ही साथ कहा कि अगर किसी हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए 3 जजों का एक कॉलेजियम होगा, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 अन्य जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और वहां पर क्या होगा, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी क्या होगी, प्राइमेसी होगी। अगर वो किसी नाम पर अगर वो मना कर देते हैं तो फिर उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये सब हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक फर्दर नया डेवलपमेंट होता है। एक पार्लियामेंट 2014 में एक 121st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाती है। ठीक है, 121st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया और इसके तहत क्या हुआ, हमारे संविधान में 99वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ, इन 2014। और उसके द्वारा एक आपका बॉडी बनाया गया, एनजैक। ध्यान से डेवलपमेंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। जब वो पारित हुआ तो वो क्या बना, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसके द्वारा एक नई बॉडी बनाई गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और कहा गया कि इसमें ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसमें क्या होंगे, 6 मेंबर होंगे, जिसमें कि एक सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 2 क्या होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। एक क्या होंगे इसमें, तो एक होंगे इसमें लॉ मिनिस्टर होंगे, है ना, एक लॉ मिनिस्टर होंगे। और यहां पर क्या होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। और ये जो 2 एमिनेंट पर्सन है, इसको कौन नियुक्त करेगा, इन 2 एमिनेंट पर्सन की नियुक्ति, इस 2 एमिनेंट पर्सन की नियुक्ति कौन मिलकर करेंगे, 3 लोग डिसाइड करेंगे ये नाम। कौन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2014 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसके द्वारा एक नई बॉडी बनाई गई, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर ये 6 मेंबर रहेंगे। 6 मेंबर में कौन रहेंगे, तो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और एक लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। लेकिन ये जो 2 एमिनेंट पर्सन है, इन 2 एमिनेंट पर्सन कौन कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए 3 लोगों की एक कमेटी होगी, जिसमें क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये 3 लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि यहां पर ये 2 लोग कौन कौन से होंगे। और कहा गया कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसी के पास काम होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कौन अपॉइंट होंगे, अब ये कमीशन डिसाइड करेगी।
और साथ ही साथ क्या दिया गया कि अगर इसमें 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर अगर किसी नाम पर एग्री नहीं होते तो उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यानी कि कम से कम 2 या उससे ज्यादा सदस्यों का क्या होना, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर मेंबर जो है अगर एग्री होंगे तभी उसे अपॉइंट किया जाएगा। 2 या उससे ज्यादा सदस्य अगर मना कर देंगे तो उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। तो ये बताइए ये अच्छा चेंज है कि खराब चेंज है? ये एक बढ़िया चेंज था, बढ़िया बिल लाया गया था, बढ़िया कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, एक अच्छी बॉडी थी कि चलिए अब जजों की नियुक्ति जो है वो जज नहीं करेंगे खुद, ये जज के साथ साथ वहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का भी क्या होगा, थोड़ा बहुत रोल होगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, ये जो जजों के अपॉइंटमेंट का पॉलिसी, जजों के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है हमारे देश के अंदर, ये इतना ओपेक है, इतना धुंधला है। आखिर किस आधार पर आप देखेंगे जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, जितने भी मैक्सिमम जजेस होंगे, जजेस के बेटे पोते वही जज अपॉइंट होते रहते हैं। ठीक है, बार बार जो है वही क्या होते रहते हैं, जज अपॉइंट होते रहते हैं, उनके बेटे, उनके पोते, उनके दामाद, समथिंग ऐसे। क्यों? बाकी इधर और क्या अच्छे एडवोकेट्स नहीं है, अच्छे लॉ के जानकार नहीं है, वो क्यों नहीं अपॉइंट होते हैं? तो इसका जो ये प्रोसेस है उसमें कहा गया कि अब जो इसकी नियुक्ति है ये कमीशन करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया हर्ट, बोला ऐसे कैसे कोई हमारे इस उसमें दखल अंदाजी कर सकता है, हमको कैसे जज नियुक्त करना है वो हम डिसाइड करेंगे, ऐसे कैसे कोई आ सकता है। और इसके बाद एक मसला आता है, एक केस आता है फिर से 2015 में, जैसे हम लोग जानते हैं 4th जजेस केस के नाम से। पहले आप ये लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। शिवांगी जी बाद में आप देख लीजिएगा, है ना, जब क्लास फिनिश हो जाएगी आप बाद में देख लेना क्या अभी तक कराया है। चलें आगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपलेट, कलेजिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कलेजिएट वाला होगा भाई, है ना शिवा, क्योंकि ओरिजिनल हम लोगों ने पढ़ा, अपलेट भी पढ़ा, एडवाइजरी भी पढ़ा, क्या इसमें डिस्कस करना है बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला सवाल। बाइस्ट विवेक जी कैसे? यहां पर देखिए इसमें यह कहा गया था अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा मेंबर अगर मना कर देते हैं उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पर 3 किसके हैं, 3 जुडिशियरी के मेंबर है, 3 अन्य मेंबर है ना। तो अगर जुडिशियरी किसी को नहीं चाहेगी अपॉइंट होना तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जो मतलब एक केस आया 4th जजेस केस इन 2015, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत कंट्रोवर्सी हुई उस समय, कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और कहा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है यह हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो न्यायालय का जो मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यह हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जजों को कैसे अपॉइंट करना है यह हम डिसाइड करेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इसमें इंटरफेयर करेगी। इससे हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पर खतरा होगा, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब
बाइस्ड स्टेटमेंट था जुडिशियरी का, जबकि इसमें साफ साफ था कि अगर यहां पर जो 3 मेंबर है वो जुडिशियरी से, जो एक लॉ मिनिस्टर है, बाकी 2 जो एमिनेंट पर्सन है उसमें भी, वो भी जो अपॉइंट होगा उसमें भी, उस कमिटी में भी सीजेआई है। और इसमें कहा गया था अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा सदस्य अगर किसी के नाम पर मना कर देगा तो उसे अपॉइंट किया नहीं जाएगा। ठीक, तो ये बस कि चूंकि उनके जो जो उनकी अपॉइंटमेंट की जो अपेक पॉलिसी है, उसमें अपेक जो प्रोसेस है, ओपेक प्रोसेस है, धुंधला जो प्रोसेस है, उसमें कोई इंटरफेयर ना कर पाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा कि नहीं, ये जो है क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्या है, ये असंवैधानिक है, इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पर क्या है, खतरा है। ठीक है, कब पढ़ा दिया शिवम जी ऐसा मैंने आपको? कोई क्या कलेजिएट जुरिस्डिक्शन पढ़ाया है आपको सुप्रीम कोर्ट में? अभी तक जितने भी जुरिस्डिक्शन मैंने पढ़ाए, कहीं पर आपको कलेजिएट जुरिस्डिक्शन पढ़ाया? बताइए। जब लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट वैकेंट रहती है, ठीक है, तो उस समय जो दूसरे, जो लार्जेस्ट, जो भी सेकंड लार्जेस्ट क्या है पार्टी है, जो भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है रूलिंग पार्टी के बाद, उसके जो लीडर होते हैं वो उसमें रहते हैं, वो उसमें आते हैं, वो उसमें होते हैं। ठीक है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के पोस्ट पे लार्जेस्ट, अगर क्या है ना, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं है तो वहां पर क्या होता है, जो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है जो उसके लीडर होता है वो वहां पर मेंबर होते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? देखिए विवेक जी, लॉ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव से है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया है कि इसमें से क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि 2 या उससे ज्यादा सदस्य अगर किसी नाम पर मना कर देते हैं तो उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर यहां पर देखिए 2 सीनियर मोस्ट जज और 1 चीफ जस्टिस इंडिया, यानी कि अगर इसमें से 2 भी मना कर देंगे कि इस पर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए तो वो अपॉइंट नहीं होगा। आया समझ में? ठीक, अब सवाल उठता है सर व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है हम लोग उसकी बात करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाजी शिवम बाबू बताइए, कहीं पर मैंने पढ़ाया है कलेजिएट जुरिस्डिक्शन आपको अभी तक सुप्रीम कोर्ट में? जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब क्या, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, और अगर उनको हटाना है उसके पहले तो उसके लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करेंगे तब जाकर उनको हटाएंगे, ऐसे नहीं हटा सकते। इनको क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। दूसरा, इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस यानी जो जजों को जो अपॉइंट किया जाता है, जजों की नियुक्ति में क्या इनको स्वतंत्रता है? उसमें जजों को जो अपॉइंट करेंगे वो कौन, जो सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम होगा वो क्या करेगा, वो जजों को अपॉइंट करेगा। वो जजों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, और अगर उसने जो भी नाम दिया है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है, उस नाम को एक बार रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक, तुमको शिवम इतना अभी तक यार हमने पढ़ा दिया, तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? कलेजियम सिस्टम और कलेजियम जुरिस्डिक्शन दोनों में फर्क है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, किस मामले की सुनवाई कर सकता है वो, कौन से केस में आप अपील कर सकते हैं वहां पर, यह जुरिस्डिक्शन। और कलेजियम सिस्टम जो है वो किसके लिए, वो जजों के अपॉइंटमेंट के लिए है। ये कोई मसला नहीं है, कोई केस नहीं है ये
कोई मैटर नहीं जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आप ये नहीं भैया ये 2 आदमी को पकड़ करके प्लीज इसको ना क्या करिए जज अपॉइंट कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। ये मतलब कि या फिर किसी जज को अपॉइंट कर दिया गया तो उसके खिलाफ आप वहां पर उसमें नहीं जा सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन और अपॉइंटमेंट दोनों में फर्क है ना। अपना अपना जो दिमाग है थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज किया करो कि कलेजियम सिस्टम कलेजियम जुरिस्डिक्शन दोनों सेम कैसे हो जाएगा। जुरिस्डिक्शन अलग, जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि आप किस केस में आप अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कलेजियम सिस्टम क्या है, वो जजों के अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, समूह है, दोनों में फर्क है। थोड़ा सा अपना बेसिक दिमाग भी यूज किया करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है, उनका जो पेंशन होता है, सैलरी के साथ साथ यहां पर पेंशन भी लिख लीजिए, सैलरी एंड पेंशन, सैलरी एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि इनकी सैलरी जो है इस पर पार्लियामेंट इसको डिस्कस नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट इस पर वोट नहीं कर, सॉरी पार्लियामेंट इसे डिस्कस तो कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट इस पर वोट नहीं कर सकती है, ताकि ये अपना काम मतलब बिना किसी प्रेशर के कर सके, कि इनको ऐसा डर नहीं रहे कि हमारी सैलरी रोक दी जाएगी अगर हम कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंस है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ताकि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह डर ना हो कि अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन देते हैं तो हमारी सैलरी रोक दी जाएगी, हमारी सैलरी के लिए बिल पास नहीं करेगी। इसलिए इनके एक्सपेंडिचर को क्या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बनाया गया है, कहां पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, भारत की संचित निधि पर। इसके बाद की बात करते हैं, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट का क्या इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता क्या रहे, बरकरार रहे। और पांचवा, इन अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेंट एंड स्टाफ, इन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ एंड सर्वेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट है, इतनी इंडिपेंडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अगर स्टाफ का अपॉइंटमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अगर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई सर्वेंट का अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि ग्रुप डी से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एम्प्लॉय अगर रिक्रूट हो रहा है तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें भी गवर्नमेंट क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए अपनी खुद की रिक्रूटमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का वैकेंसी निकालेगा, खुद रिक्रूटमेंट करेगा उसका, उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इतनी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि सर्वोच्च न्यायालय का इंडिपेंडेंस क्या रहे, बना रहे। बराबर है, यहां तक बात समझ में आ गई। हिंदी में लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, जजों की नियुक्ति में, इसको जजों की नियुक्ति में लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की का वेतन और पेंशन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। बैन ऑन प्रैक्टिस, बैन ऑन प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो किसी, मान लीजिए वो क्या थे, जब जज नहीं अपॉइंट हुए थे, या तो वो एडवोकेट थे या फिर हाईकोर्ट में जज थे, हाँ,
तो वो मतलब जब रिटायर हो जाएंगे तो वो किसी कोर्ट में, भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में वो वकील की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एडवोकेट की तरह। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ गया समझ में? आगे मूव करें। अब हम लोग बात करेंगे कि इनको कैसे आखिर हटाया जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। चला आगे। सर वो अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते हैं क्या? अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते? किस चीज का इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते हैं चंदन जी? हाँ? कभी कभी कुछ भी आप लोग पूछते हैं, है ना, मतलब एकदम जो बच्चों वाला सवाल होता है ना, खैर है भी बच्चे लग रहा है ना? चलिए नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ओथ, सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ओथ इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सीजेआई तथा सुप्रीम कोर्ट के अदर जज अपना इस्तीफा यानी अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। लेकिन मान लीजिए इनको अगर टर्म से पहले हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर कार्यकाल से पहले हटाना है तो कैसे हटाएंगे? क्या प्रोसेस है इसका, है ना? तब हम लोग उसकी बात करते हैं, रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। हाउ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑन विच ग्राउंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। क्या ग्राउंड हो सकता है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हम क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। ऑन विच ग्राउंड, किस आधार पर? याद रखिएगा, ग्राउंड इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी कि साबित कदाचार या असमर्थता। हिंदी में लिख लीजिएगा, साबित कदाचार या असमर्थता। सर व्हाट इज साबित कदाचार एंड व्हाट इज असमर्थता? व्हाट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और व्हाट इज इनकैपेसिटी? प्रूव्ड मिसबिहेवियर मींस अगर कोई जज पैसा लेकर के कोई डिसीजन देता है और ऐसा पता चलता है कोई जज भ्रष्टाचार करता है ना, किसी तरह का कोई मिसबिहेवियर करता है, किसी प्रकार का कोई कदाचार करता है, तो इस आधार पर उस जज को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा इनकैपेसिटी का मतलब क्या? मान लीजिए कि कोई जज अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, नाउ मतलब ही इज नॉट कैपेबल बाय हिज बॉडी, बाय हिज माइंड, वो अपने शरीर से असमर्थ हो गए, माइंड से असमर्थ हो गए।
तो उन्हें क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। बट व्हाट इज द प्रोसेस? राउंड सर मुझे समझ में आया, बट व्हाट इज प्रोसेस? तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या? ऐसे नहीं हटाते हैं। इनके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी आरोप होते हैं, उन आरोपों की जांच भी होती है। और उस जांच में अगर ये आरोप सही पाया जाता है, तब इनको क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। पूनम, जब भी अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, जब बहरे हैं तो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब ये कैसा इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ रही हो सर? ऐसे इंडिपेंडेंट है, फिर उसका जांच कौन करता है? किसकी जांच कौन करता है? किस तरह की जांच की बात कर रहे हैं? हाँ पूनम जी बताइए, ये किस तरह का सवाल है? यहां तक पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले उनको हटाएंगे, फिर जो भी डिपार्टमेंट है, ईडी सीबीआई, वो सब जांच करेगी उनके खिलाफ, है ना? ठीक है, ईडी सीबीसी है ना, ये सब जो कमीशन है वो जांच करेगी। पहले उनको पद से लेकिन रिमूव करेंगे तब। लास्ट लाइन का मीनिंग मैंने बोला है कि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कि जो है ना, मतलब उसके खिलाफ जो भी आरोप है, उन आरोपों की जांच होती है और उसके बाद उसको पनिश किया जाता है, बिना जांच किए नहीं। ठीक, उसे बोलते हैं। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, इनको हटाने का प्रस्ताव, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज को इनको हटाने का प्रस्ताव, यानी कि रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, हटाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। मान लीजिए अभी जैसे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मान लीजिए जैसे अभी रंजन गोगोई जी राज्यसभा के मेंबर है ना, अब उनको मान लीजिए उनका किसी सुप्रीम कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस होंगे, उनका किसी जज से नहीं बनता होगा, मान लो किसी जज, कोई जज उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, मान लीजिए उनका जजमेंट देने का तरीका या फिर उनका जो भी है वो पसंद नहीं होंगे, उनका 36 का आंकड़ा होगा उस जज के साथ। रंजन गोगोई जी क्या है, अभी राज्यसभा में सदस्य हैं। अब मान लीजिए रंजन गोगोई का मन हो गया उस जज को हटवाने का, उस जज को रिमूव करने का, तो रंजन गोगोई क्या अकेले प्रस्ताव ला सकते हैं कि वो जज है ना, उसको हमको हटाना है, मैं प्रस्ताव ला रहा हूं उस जज को हटाने के लिए? क्या उनका मन अगर हो जाएगा कि उसको हटा दे, तो उसके वो क्या अकेले प्रस्ताव ला सकते हैं क्या? याद रखिएगा, नहीं, इसको लाने के लिए आपको मिनिमम सपोर्ट चाहिए होगा। एंड व्हाट शुड बी मिनिमम सपोर्ट? तो मिनिमम सपोर्ट आपको चाहिए कितना? इसके लिए न्यूनतम सपोर्ट चाहिए कितना? लोकसभा में अगर आपको लाना है तो 100 मेंबर का, यानी कि 100 मेंबर का न्यूनतम आपका क्या होगा? सपोर्ट। 100 मेंबर से आपको प्रस्ताव पे साइन कराना पड़ेगा।
100 मेंबर से प्रस्ताव पर सहमति लेकर के तब रिजोल्यूशन वो रखेंगे किसके पास, स्पीकर के पास। डियर स्पीकर, वी 100 मेंबर्स वांट टू रिमूव, यानी मिनिमम 100 चाहिए, 100 से ज्यादा भी हो सकता है। स्पीकर को जाके कहेंगे डियर स्पीकर, हम लोग इस जज को इन चार्जेस के आधार पर हटाना चाह रहे हैं। अब स्पीकर देखेंगे क्या क्या चार्ज है, किस आधार पर हटा रहे हैं, है ना। या फिर राज्यसभा के चेयरमैन में, राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर, न्यूनतम सपोर्ट कितना चाहिए, 50 मेंबर, यानी कि राज्यसभा के अगर 50 सदस्य ये लिख करके दें राज्यसभा के चेयरमैन को कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डियर चेयरमैन, हम लोग इस जज को इन चार्जेस के आधार पर रिमूव करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्पीकर या चेयरमैन है, क्या उसको इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर 100 मेंबर लिख के थे कि हम इस जज को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो क्या जो स्पीकर या जो चेयरमैन है राज्यसभा के अंदर, जो 50 मेंबर राज्यसभा में लिख के देते हैं, तो क्या उनको ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। तो याद रखिएगा नहीं। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन इस प्रस्ताव को, इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हैव पेशेंस डॉट डॉट डॉट, पेशेंस रखना होता है सीखने के लिए, आतुर नहीं होना है। अब देखिए, जब यह रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इस रिजोल्यूशन को जब एक्सेप्ट किया जाएगा, तो अब क्या होगा आगे प्रोसेस। अब इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, एज पर इंक्वायरी ऑफ जजेस एक्ट या जजेस इंक्वायरी एक्ट, एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट, एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट, एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसी में यह सारी बातें हैं। कैसे हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाएगा, इसका प्रोसेस हमारे संविधान में नहीं है। यह प्रोसेस कहां पर, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत क्या होगा, 3 मेंबर की एक कमेटी होगी। 3 मेंबर की एक कमेटी होगी, जिसमें कौन होंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट के, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। यानी एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट या इंक्वायरी ऑफ जजेस एक्ट 1968 के तहत ये 3 लोगों की एक कमेटी होगी, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक क्या होंगे, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। और ये 3 मेंबर की कमेटी क्या करेगी, जांच करेगी इनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं। फिर उस जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, और वो रिपोर्ट फिर देगी किसे, रिपोर्ट देगी पार्लियामेंट को। और फिर अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से पास कर दिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज अपने पद से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। लिख लिया यहां तक।
एमेंट जुरिस्ट का मतलब, अरे एमिनेंट जुरिस्ट का मतलब जो लॉ का बहुत बड़ा जानकार, लॉ का बहुत बड़ा नॉलेज वाला हो, है ना, जिसके पास लॉ का बहुत जानकारी हो, ठीक है, लाइक हरीश साल्वे, लाइक कपिल सिब्बल, लाइक आर वेंकट रमानी, लाइक मुकुल रोहतगी, लाइक तुषार मेहता, ठीक है। अनुराधा तुम नींद में हो क्या, सही से बताना। नहीं, नहीं किया गया है चंद्रेश, नींद में हो तुम। आगे चलें, चलिए याद रखिएगा, इसके बाद अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इस रेजोल्यूशन को, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इस रेजोल्यूशन को, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इस रेजोल्यूशन को, है ना, तो सीजेआई के खिलाफ अगर लाएंगे तो जो उनके अलावे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वहां पर उनको लाया जाएगा, ठीक है। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 से पास कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ये कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये अपने पद से रिमूव हो जाएंगे, ये अपने पद से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फिर याद रखिएगा, अभी तक किसी जज को, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इस प्रोसेस से नहीं हटाया गया। यह प्रोसेस समझना इसलिए आपको जरूरी है, यह प्रोसेस आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम कैग की बात करेंगे, जब हम कैग की बात करेंगे, कैग को भी इसी प्रोसेस से हटाएंगे। जब हम हाईकोर्ट के जज की बात करेंगे, उन्हें भी इसी प्रोसेस से हटाएंगे। जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो उनको भी इसी प्रोसेस से हटाएंगे। इसलिए आपको यह प्रोसेस समझना क्या था, जरूरी था, है ना। अश्विनी जी, आपके नोट्स मोर देन इनफ हैं आपके किसी एग्जाम के लिए, है ना। अगर आप इस नोट्स को, इस क्लास को देखकर भी अगर आपकी पॉलिटी अच्छी नहीं हो रही है तो कोई किताब आपकी मदद नहीं कर सकता फिर, है ना। बाकी अगर आपको किताब पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, है ना। डीडी बसु है, उसकी किताब पढ़ सकते हैं, है ना। बेयर एक्ट है, वो पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपकी क्लासेस को देखकर भी अगर आपकी पॉलिटी अच्छी नहीं हो रही है तो किताब भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार एक चीज और यहां पर लिख लीजिएगा। फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन, ये फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो याद रखिए एम फातिमा बीबी, या मतलब सिंपल फातिमा बीबी लिख लीजिए, फातिमा बीबी। ये पहली वुमन जज थी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। क्या नहीं पढ़ा है अभी, जब अभी तो पूरा आपका कुछ कुछ टॉपिक तो है, वो तो होगा अभी नेक्स्ट वीक तक सारा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग कैग की बात करेंगे।
चलेगा, इस सैटरडे को होगा ये ना। हर्ष जी, है ना, उसके लिए बहुत आपको मतलब वो होना चाहिए, है ना, ये मतलब इतनी नॉर्मल वो नहीं है ना। बी आर अम्बेडकर जी की एनरोलमेंट नहीं देखा, मतलब क्या बोल रहे हो? इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा बी आर अम्बेडकर जी की, क्यों? मतलब स्टार्टिंग में नहीं बताया था जी बी आर अम्बेडकर जी का इन्वॉल्वमेंट, कैसी बात कर रहे हो? नेक्स्ट सीजीआई पहले से ही डिसाइड होता है डेफिनेटली, क्योंकि देखो क्या होता है ना, सीजीआई कैसे डिसाइड होता है, ये अच्छा सवाल पूछा है इससे। जैसे मान लो कि कोई अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी है, इनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे, पता है कि कौन सीनियर है उनके बाद, है ना। एक्सपीरियंस में, यहां पर एज वाला सीनियरिटी मत समझना तुम लोग, एज वाली सीनियरिटी नहीं समझनी है, नहीं तो अगर एज वाली सीनियरिटी अगर देखेंगे ना तो डीवाई चंद्रचूड़ से भी एज में कई सीनियर है, ठीक है। तो उसके बाद जो फिर उनके बाद जो सीनियर होंगे, फिर उनके बाद जो सीनियर होंगे, उनके बाद जो सीनियर होंगे एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो उसके लिए वो जो नेक्स्ट जो ऑनगोइंग सीजे जो सीजीआई है अभी डीवाई चंद्रचूड़, ये पता है अगला सीजीआई कौन बनेगा, फिर उसके बाद अगला कौन बनेगा, फिर उसके बाद अगला कौन बनेगा, ये पता होता है, ठीक है। 2027 में जाकर के याद रखिए भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस भी मिल जाएगी, ठीक है, पहली महिला चीफ जस्टिस भी मिल जाएगी, कब जाकर 2027 में, जिसका नाम है नगरत, ऐसा करके कुछ नाम है उनका। लोटा, तुम सही में तुम्हारे दिमाग में लोटा है, हैं? बताओ यार, अभी कल बताया था कि टेनर 65 वर्ष तक होता है ना। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कई बार लगता है ना तुम लोग एकदम सुबह सुबह सीधा उठते हो और क्लास में आ जाते हो ना। अभी भी बताए हैं, है ना, कि सिक्योरिटी ऑफ टेनर जब बताए तो आपको बताया अभी भी, ठीक है, कि 65 साल का होता है। 62 से 65 नहीं लोटा जी, 65 ही है ना, ठीक है, शुरू से ही 65, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। याद रखिएगा, ही इज हेड ऑफ, ये आपसे पूछा जाता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, भारतीय ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, हेड होते हैं। ही इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जो पब्लिक पर्स है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, उससे पैसा कहां खर्च हो रहा है, कहां पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है। हाँ नागरत्न जी, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन देखता है, उस पर ऐसे नजर बना के रखेगा, बाद में पूरा नजर बना के नहीं रखता एक्चुअली, बाद में पूरा वो जांच करता है उसका, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, ही चीफ अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के मुख्य लेखाकार हैं, ये भारत सरकार के क्या हैं, मुख्य लेखाकार हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। कल हम लोग गवर्नर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि कैग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा टॉपिक, 10-15 मिनट के आसपास का टॉपिक है ये, ठीक है। तो कल से हम लोग गवर्नर स्टार्ट करेंगे, है ना, और गवर्नर भी ज्यादा नहीं,
1 से 2 दिन में आपका गवर्नर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सेकंड का है ही इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड, ये भारतीय ऑडिट को हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का, भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, चलें आगे। कहीं से भी कर लो, है ना। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कहाँ ही होती है, पढ़ना तो खुद से ही होता है ना विवेक। अच्छा सेकंड, ये इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये जो मतलब लोक निधि होती है ना, उसके अभिभावक होते हैं, लोक निधि के रक्षक होते हैं, इस तरह से लिख लीजिए कुछ भी, है ना। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं। हिज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, इनके बारे में यूज किया जाता है। हिज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको ये मैंने पहले भी बताया जब पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ा रहे थे तब। कैग के बारे में याद रखिएगा, बी आर अंबेडकर ने कैग के बारे में कहा कि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है, यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। कैग ने भारतीय मतलब कैग के बारे में बी आर अंबेडकर ने क्या कहा, लोटा भाई आप ना कल की क्लास जाकर देखिए, आई थिंक आप कल की क्लास में नहीं थे, है ना, या फिर अगर कल की क्लास में थे तो शायद आप नींद में थे। क्लास में रहो तो दिमाग के साथ भी रहो, सिर्फ बॉडी के साथ नहीं रहना है क्लास में, माइंड के साथ भी रहना है। कल बताया था ना आपको कि सीजीआई या जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, मैक्सिमम आयु है कि मैक्सिमम 65 ईयर तक वो अपने पद को होल्ड कर सकते हैं, कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है उसकी। तो बी प्रेजेंट इन क्लास विथ योर माइंड ऑल्सो, नॉट ओनली इन बॉडी। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, इसे हमने कहां से लिया है, एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। जो ये कैग का पद हमने लिया वो कहां से लिया, वो हमने ब्रिटेन से लिया। एंड याद रखिएगा जो फर्स्ट कैग थे उनका नाम क्या था, फर्स्ट कैग का नाम था वी नरहरि राव। ये हमारे पहले कैग थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए भारत के कैग और ब्रिटेन के कैग में क्या फर्क है। ब्रिटिश और इंडियन कैग में क्या डिफरेंस है उसकी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उन्होंने, सौरभ जी, उन्होंने हमारे संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया था, हमारे पूरा संविधान का जो पूरा कहां पर क्या होगा वो सब चीज उन्होंने निर्धारित की थी, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। अब देखिए ब्रिटेन के कैग और भारत के कैग में क्या अंतर, ब्रिटिश कैग और इंडियन कैग। पद तो ले लिया हमने, लेकिन इस पद को अपने हिसाब से पावर दी हमने। ब्रिटेन का कैग का पोस्ट लिया, लेकिन इसे पावर हमने अपने हिसाब से दिया। कैसे, याद रखिएगा, इसे
ऑडिट और कंट्रोल दोनों का अधिकार है, इसे ऑडिट और कंट्रोल दोनों का अधिकार है, समझिए। यानी जो ब्रिटेन का कैग है वो ऑडिट भी करता है, पैसा कैसे खर्च होगा, पैसा खर्चा होगा तो उसके लिए परमिशन देगा पहले ये कि हम परमिट करेंगे तब पैसा खर्च करोगे। पब्लिक पर्स का मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, लोक लेखा निधि, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक, ये पार्लियामेंट का जो फंड है, सरकार का जो फंड है, सरकार का जो पैसा है, सरकार का उसमें अपना पैसा तो नहीं है ना जी, लोगों के द्वारा दिया गया पैसा है, टैक्स में, अलग अलग चीजों से। अरे ये बात समझ में? तो याद रखिएगा ये जो ब्रिटिश का क्या है ना, जैसे भारत में हमने क्या बताया, सर अगर पैसा खर्च करना है तो खर्च करने का परमिशन कौन देगा, पार्लियामेंट। और जब पैसा पूरा खर्चा हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। कैग उसके बाद क्या करेगा, अच्छा हाँ इसकी जांच कर लेते हैं, प्रॉपर पैसा सही जगह पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। जब पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद। लेकिन ब्रिटेन में नहीं है ऐसा सिस्टम। ब्रिटेन में क्या है, ये पैसे को क्या करेगा, ये ऑडिट भी करता है और खर्चा, इनके परमिशन, यही परमिशन देते हैं कि पैसा खर्च होगा या नहीं होगा। परमिशन देने का काम भी इनका होता है, कंट्रोल भी इनके पास होता है। लेकिन हमारे कैग के पास क्या है, सिर्फ ऑडिट करने का अधिकार है। कंट्रोल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। दूसरा, ये पैसा खर्च होने के पहले ऑडिट करते हैं, पैसा खर्च होने के पहले ऑडिट करते हैं। यानी कि इनके पास जब आता है पैसा खर्चा करने के लिए वो, तो वो पहले उसे चेक करेंगे कि ये पैसा सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। कहीं प्राइम मिनिस्टर जी सूट खरीदने के लिए पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर जी को कहीं टूर पर जाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं। देखेंगे ये पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले वो जांच कर लेते हैं उसको, तब जाकर वो पैसा देते हैं। और लगता है कोई खर्चा गलत है, पहले काट देंगे उसको, ये खर्चा गलत है, ये खर्चा हम नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश में क्या, पहले पूरा खर्चा कर लो, सही गलत जो भी है करो, बाद में क्या करेगा उसको चेक करेगा, और बाद में पता चला अच्छा ये तो पूरा 2G घोटाला हो गया, अच्छा ये तो पूरा CWG घोटाला हो गया, बाद पता चल रहा है। लेकिन यहां पर पहले चेक करेंगे कि अच्छा ये पैसा सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये पैसा देखेंगे सही जगह पे नहीं, हटाओ इसको, खत्म करो। लेकिन यहां पर क्या, पहले खर्चा करो, घोटाला करो, बाद में क्या एक जांच करेगा। ठीक है। तीसरा, और ये जो होता है कैग, ये क्या होता है, ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। ये क्या होता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ये वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में इन्हें सिर्फ ऑडिट का अधिकार है। ये कंट्रोलर नाम के फर्जी है इनके साथ, कंट्रोलर। भैया किस बात का कंट्रोलर, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। किस बात का नियंत्रक, जब इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, फर्जी में लगा रखा है नाम में नियंत्रक। नियंत्रण किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। कंट्रोलर किस बात का, खुश रखने के लिए कि आप कंट्रोलर हैं, है? इन्हें सिर्फ किसका अधिकार है, इन्हें सिर्फ ऑडिट का अधिकार है। इन्हें सिर्फ किसका अधिकार है, ऑडिट का अधिकार है। ये पैसा खर्च होने के बाद ऑडिट करते हैं, है ना, ये पैसा खर्च होने के बाद ऑडिट करते हैं। जब पैसा खर्च हो जाएगा तब आएंगे, हाँ देखते हैं पैसा सही जगह पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया। देखो लिया तो भैया पूरा ले लेते, ठीक है, खाली नाम ले लिया, बाकी काम सब हम अलग कर दिया उसका। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब लिया ब्रिटेन से लिया तो पूरा ब्रिटेन वाला पूरा सिस्टम लेते हैं, एक एक चीज अपने हिसाब से इसको पावर दे रहे हैं। ये पैसा खर्च होने के बाद ऑडिट करते हैं। और ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। क्या भारत में क्या क्या पार्लियामेंट का मेंबर होता है क्या, नहीं ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। ये हम लोगों ने देखा, कंपेयर किया भारत के कैग और ब्रिटेन के कैग को। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो कैग के क्या क्या पावर्स हैं, कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है,
कैग को कैसे हटाया जाता है, इनका क्या टेनर होता है ना, इनके रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है, ये सब बात करेंगे। और टुमारो वी विल स्टार्ट गवर्नर। कल से हमारा गवर्नर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 15 मिनट के आसपास का मसला है इसमें, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, है ना। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे। सर बी आर अंबेडकर को जज क्यों नहीं अपॉइंट किए आफ्टर रिपब्लिक? अरे भाई वो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, हैं, लॉ मिनिस्टर थे, बड़ा पद उनके पास ऑलरेडी था, पूरा कानून मंत्री थे वो। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे। और उनका हो सकता है जब वो जिस समय भारत आजाद होगा उनकी एज भी नहीं 65 साल से ज्यादा होगी, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।